हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सीबी विकल एम लर्निंग एंड शेयरिंग। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी बुक जियोग्राफी का दूसरा अध्याय। हम लोग थ्योरी पढ़ चुके थे। आज हम लोग उसके कुछ अभ्यास प्रश्न पे नज़र डालेंगे। तो अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे हम लोग। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हल करेंगे। तो ये बात करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, ये संक्षेप में लिखना है। पहला क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है, यानी पृथ्वी का सही आकार क्या है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा है कि पृथ्वी का सही आकार क्या है। उत्तर में लिखा है कि हमारी पृथ्वी जो है पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, यानी हमारे जो अर्थ है वो पूर्ण रूप से गोलाकार ना होकर किस रूप में है। आगे लिखा हुआ है कि ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से दोनों तरफ से चपटी है और मध्य में क्या है, मध्य में उभरी है। तो इसका आकार कैसे निकल कर आता है? इसका आकार आता है सेब का आकार का, यानी जो हमारी अर्थ है वो सेब के आकार की होती है, मतलब है। आप ऐसे समझिए कि हमारे जो अर्थ है, ठीक है, हमारे जो अर्थ है ये आपका यहाँ पे ये नॉर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, यानी आपका ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, ठीक है। और इसके बाद कहा गया है कि मध्य में जो है, मध्य में थोड़ा उभरी हुई है, मध्य में जो है ये क्या है, यहाँ पे एक उभारपन है यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए इसको एक सेब के आकार में माना गया है। यहाँ पे एक उभार है जिसे एक सेब के आकार में माना गया है। तो ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, ठीक है। पृथ्वी गोलाकार ना होकर ये जो है एक तरह से इसको अंडाकार भी मानते हैं, ठीक है, क्योंकि अंडाकार देखेंगे तो अंडाकार जो होता है ये उभरी टाइप का बीच में जो है उभरा हुआ होता है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है ग्लोब क्या है। ग्लोब क्या है? आप सिंपल बस ऐसे समझ लीजिए, ग्लोब जो होता है ये पृथ्वी का छोटा सा रूप होता है, यानी अर्थ हमारी ये है, इसका छोटा सा एक रूप होता है, क्योंकि पृथ्वी को इतने बड़े रूप को जो है अध्ययन करना एक साथ नामुमकिन है। तो इसको छोटे से रूप में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करते हैं एक ग्लोब के रूप में। तो बस आप समझ लीजिए कि उत्तर में यही लिखा हुआ है, ग्लोब जो होता है लघु रूप होता है। किसका होता है? पृथ्वी का होता है, यानी पृथ्वी का एक वास्तविक रूप होता है ग्लोब, ठीक है, जिस पर देश, महाद्वीपों, महासागरों का आकार दिखाया जाता है, ठीक है। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि ग्लोब जो होता है ये पृथ्वी का छोटा सा एक रूप होता है, एक उसका प्रतिरूप होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगला क्वेश्चन ये है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना है? हम लोग अच्छे से इसको थ्योरी में पढ़े थे कि अक्षांशीय रेखा क्या होती है, देशांतरी रेखा क्या होती है, इसको अच्छे से समझा था। आज हम लोग क्वेश्चन पे आंसर बात करें तो आप अक्षांशीय देशांतर रेखा उसको आसानी से समझ सकते हैं। आज हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना है। उत्तर में लिखा हुआ है कर्क रेखा का अक्षांशीय मान जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। 23.5 डिग्री जो है वो क्या है, उत्तरी अक्षांश है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कैसे, इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी ये जो है 0 डिग्री पे यहाँ पे है आपका भूमध्य रेखा, यानी ये है आपका भूमध्य रेखा, यानी इससे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा हो गया। अब भूमध्य रेखा से जो है उत्तरी अक्षांश यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री। तो क्या हो गया, यहाँ पे आओ क्या 23.5 डिग्री हो गया। उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश में भी 23.5 डिग्री आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या पूछा है कि पृथ्वी के जो है कर्क रेखा भूमध्य रेखा के ऊपर है, यानी ये लाइन कौन सी, ये लाइन आपकी है कर्क रेखा, ठीक है, ये लाइन है कौन सी, कर्क रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा के नीचे जो है साउथ में मकर रेखा, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो यहाँ पे। चलिए, यानी आपकी जो ये लाइन है, यहाँ पे ये जो लाइन है ये आपकी है भूमध्य रेखा, यहाँ पे लिखा हुआ भूमध्य रेखा। और जो उत्तर में है, भूमध्य रेखा के जो उत्तर में है, यहाँ पे जो उत्तर में है ये है आपकी कर्क रेखा। और इसके बाद जो है जो आपके दक्षिण में है, साउथ में है, यहाँ पे 23.5 डिग्री ये वाली रेखा ये आपकी मकर रेखा है, ठीक है। तो पॉइंट तीनों मैंने आपको बता दिया है, समझ सकते हैं। तो
भूमध्य रेखा पूछा है कि कर्क रेखा, यानी ये कर्क रेखा है तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे है, तो आप किस तरह से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं। पृथ्वी के 3 जो ताप कटिबंध है वो कौन से हैं। तो फिर से एक बार हमको इसको मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये हमारी इस टाइप से यहाँ पे अर्थ मान लेते हैं। ठीक है, ये अर्थ है। तो अर्थ में ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये आपकी है नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव कह सकते हैं इसको, साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका शीत कटिबंध है उत्तरी ध्रुव में, यहाँ पे कटिबंध शीत कटिबंध है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो रेंज पड़ता है यहाँ पे आपका है शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, यहाँ पे आपका है शीतोष्ण कटिबंध, और ये आपकी है ये वाली रेंज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाली रेंज बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली रेंज यहाँ पे ये आपकी शीत कटिबंध है। ठीक है, मैं यहाँ पे जगह नहीं उतना लिख नहीं सकता हूँ, इसलिए सिंबल के जरिए मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप उससे अच्छे समझ पाएँ। ठीक है, चलिए एक अर्थ बनाते हैं। तो एक प्रारूप, इसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि ये भूमध्य रेखा हो गया। ठीक है, 0 डिग्री पे ये हो गया भूमध्य रेखा। अब 0 डिग्री से यहाँ पे जब जाएंगे तो ये आपका रेंज यहाँ से उत्तरी ध्रुव और यहाँ से दक्षिण ध्रुव पे, यानी ये रेंज आपका कौन सा पड़ेगा, ये रेंज पड़ जाएगा आपका कौन सा, तब आंसर होगा ये हो जाएगा उष्ण कटिबंध। ठीक है, पॉइंट ध्यान समझेंगे, उष्ण कटिबंध हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, उष्ण कटिबंध। अब यहाँ से जब उष्ण कटिबंध थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जो रेंज पड़ेगी यहाँ वाले, यानी ये वाला जो रेंज पड़ेगा, ये वाला जो रेंज पड़ेगा ये आपका क्या, ये आएगा शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, पॉइंट ध्यान समझेंगे। और यहाँ पे भी आपका कौन से रेंज आएगा, तब आंसर होगा ये जो आएगा ये शीतोष्ण कटिबंध दक्षिण में। ठीक है, ये हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्थ, इधर नॉर्थ आएगा और नीचे की तरफ साउथ आएगा। ठीक है, शीत कटिबंध आपका ये वाली जो रेंज यहाँ पे, ये वाली जो रेंज है ये वाला। ठीक है, ये वाली जो रेंज है इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे शीत कटिबंध। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे शीत कटिबंध। ठीक है, तो आप यहाँ से पॉइंट को समझ सकते हैं। यहाँ पे भी वही चीज़ आएगा शीत कटिबंध यहाँ पे। ठीक है, यानी आपका ये हो जाएगा साउथ यानी उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। तो दक्षिणी ध्रुव में यहाँ पे शीत कटिबंध, उत्तरी ध्रुव में यहाँ पे शीत कटिबंध। शीत कटिबंध के नीचे आएंगे तो शीतोष्ण कटिबंध पड़ेगा। शीतोष्ण कटिबंध के नीचे आएंगे तो भूमध्य रेखा का जो एरिया है ये उष्ण कटिबंध पड़ेगा। 3 पॉइंट क्लियर हो चुका दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, आगे पॉइंट में बात करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखा क्या है। अक्षांश और देशांतर रेखा क्या है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखा क्या है। अक्षांश रेखा की पहले बात करते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखा की अगर बात करें हम लोग तो अक्षांश रेखा ये एक काल्पनिक रेखा है जो पूर्व से पश्चिम विषुवत वृत्त के समानांतर ध्रुवों तक खींची गई होती है, और इसकी लंबाई अलग अलग होती है। इनकी लंबाई जो होती है क्या होती है, अलग अलग होती है। अब ध्यान से पॉइंट को समझेंगे, ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे ये हमारी ये अर्थ है। ठीक है, अब क्या कहा है, ये आपका हो गया, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ठीक है, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। तो अब क्या गया है, पूर्व से पश्चिम, ये आपका भूमध्य रेखा है यहाँ पे। ठीक है, इसको समझते हैं, ये आपकी भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है। अब क्या हो गया, भूमध्य रेखा के समानांतर, ये भूमध्य रेखा समानांतर, यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे, यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे तो क्या भूमध्य रेखा के समानांतर हो जाएगा। ठीक है, अब कहा गया पूरब से पश्चिम, देखिए पॉइंट को ध्यान समझिए, पूरब से क्या, पूरब से पश्चिम, तो हम पूरब से पश्चिम यानी पूरब से पश्चिम खींची गई रेखा और भूमध्य रेखा के समानांतर, ठीक है, ध्रुवों तक, यहाँ पे देखिए ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुवों तक खींची गई है। पॉइंट ध्यान से समझेंगे दोस्तों, समय पूरा का पूरा आ जाएगा। एक काल्पनिक रेखा, ठीक है, गोलोक पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा और पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई है। और देखिए विषुवत रेखा है 0 डिग्री की, भूमध्य रेखा है विषुवत रेखा, कुछ भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, दोनों कर सकते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो ध्रुवों तक खींची गई पूर्व से पश्चिम रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देशांतर की बात करें, देशांतर रेखा जो होती है ये काल्पनिक रेखा भी है और जो है ये विषुवत रेखा, ये विषुवत वृत्त को काटती हुई, ठीक है, विषुवत वृत्त को काटती हुई उत्तर से दक्षिण की जोड़ती है। ठीक है, इसकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है।
इसकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। इसमें लंबाई क्या होती है, अलग अलग हो सकती है अक्षांश रेखा में, लेकिन देशांतर में क्या होती है, बराबर होती है। अब इसको समझते हैं कैसे बराबर होती है। ये अर्थ हमारी, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के ये नॉर्थ है और ये साउथ है। भूमध्य रेखा को काटती हुई, यदि यहाँ से इस टाइप से काटती हुई, देखिए भूमध्य रेखा को काट रही है रेखा ना, इस टाइप से, और जो है इस टाइप से काट रही है। अब देशांतर रेखा का काल्पनिक रेखा जो काल्पनिक रेखा है, पहला पॉइंट लिखा हुआ कि विषुवत वृत्त को काटती हुई उत्तर से दक्षिण, ये नॉर्थ ये साउथ देखिए, ठीक है, उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखा क्या कहलाती है, विषुवत रेखा को काटती हुई क्या कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है, ठीक है, देशांतर रेखा कहलाती है। तो आई होप आपको दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो चुका हो दोस्तों। अगले पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध में ही क्यों प्राप्त होती है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि ऊष्मा का जो सबसे अधिक मात्रा, जो एनर्जी की सबसे ज़्यादा मात्रा है, प्रकाश, वो सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंध में ही क्यों पड़ता है। पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। देखिए ये अर्थ है, ठीक है, ये जो है, सॉरी फॉर दैट, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अब क्या होता है कि अर्थ पे जो है ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, इसको बना लेते हैं अच्छे से। चलिए 0 डिग्री की ये भूमध्य रेखा है। आपसे मैंने कहा था कि जो रेखा है, यानी यहाँ से ये रेंज और यहाँ से ये रेंज, यानी ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यही आपका उष्णकटिबंध क्षेत्र है, ठीक है। ये क्या है, ये है उष्णकटिबंध क्षेत्र, ठीक है, ये उष्णकटिबंध क्षेत्र है। तो इसी क्षेत्र में ये ज़्यादातर ऊष्मा यहाँ से यहाँ पे क्यों ज़्यादा प्राप्त होती है। इसका सबसे जो रीज़न ये है कि यहाँ पे सूर्य की किरणें जो होती हैं, ठीक है, यहाँ पे जो सूर्य की किरणें होती हैं वो यहाँ पे सीधी पड़ती हैं। यहाँ पे क्या पड़ती हैं, यहाँ पे सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो है दोपहर में जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। यही कारण है कि यहाँ पे ऊष्मा ज़्यादा प्राप्त होती है, ठीक है। पॉइंट आपको समझ में आ चुका हो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए अब लोग पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, इन्हें मैंने आपको बताया था, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है आपकी, ये वाली लाइन, ये कर्क रेखा है, और ये क्या है, ये है मकर रेखा है, ठीक है। ये आपकी कर्क रेखा है, ये है आपकी कर्क रेखा, और नीचे है मकर रेखा, नीचे है मकर रेखा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसको डिलीट करना पड़ेगा। ये आपकी नीचे वाली जो रेखा है, ये है आपकी मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा, और 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा है। तो यहाँ पे लिखा है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, ये पे कर्क रेखा है और इसके बीच वाली ये लाइन दिख रहे हैं यहाँ पे, बीच है। सूर्य जो होता है वो वर्ष में दोपहर के समय, ठीक है, दोपहर के समय इसके सिर के ऊपर, मतलब ठीक इसके ऊपर चमकता है। इसीलिए से इस क्षेत्र में क्या होती है, ऊष्मा अधिक होती है। इसलिए क्षेत्र में क्या होती है, ऊष्मा जो होती है वो अधिक होती है, ठीक है। पॉइंट आपको अच्छे से समझ आया होगा दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भारत में शाम को 5:30 बजते हैं तो लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, समय का है, इसको ध्यान से समझते हैं दोस्तों। भारत में जब 5:30 बजता है, कब, शाम के टाइम में, तो दोपहर में 12 बजते हैं कहाँ, लंदन में। तो इसके रीज़न क्या है, क्यों ऐसा होता है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं पॉइंट को। उत्तर में लिखा है कि भारत ग्रीनविच जो है ये 82 डिग्री, यानी कह सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट स्थिति में जो है स्थित है। तब भारत का जो है लंदन से जो है 5.5 डिग्री घंटे जो है ये आगे है। ये जो है 5.5 घंटे जो है आगे है, क्योंकि देशांतर के प्रत्येक अंश में 4 मिनट का अंतर होता है। इसीलिए जब दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में शाम को 5:30 बजते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, इस सवाल को थोड़ा सा
यहाँ पे ये समझ लीजिए हैं, यहाँ से अर्थ के ये सीधे सीधे जो है ये 0 डिग्री है यहाँ पे, इसको केंद्रीय मानक रेखा माना जाता है। केंद्रीय मानक रेखा, इसको मानक समय यहाँ से लिया जाता है, जो कि एक लंदन का शहर है ग्रीनविच, ठीक है, ग्रीनविच, वहाँ से जो है समय का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। ये ग्रीनविच शहर है लंदन के, वहाँ से समय का निर्धारण किया जाता है। तो वहाँ से 82.5 डिग्री जो है, 82.5 डिग्री जो है भारत जो है, 82.5 डिग्री जो है, 82.5 डिग्री यानी कह सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट जो है पूर्व में स्थित है। यहाँ पे स्थित इसकी जो यहाँ से जो ग्रीनविच रेखा है ये 0 डिग्री की है, 0 डिग्री से 82.5 डिग्री जो है पूर्व में स्थित है, यानी इस टाइप यहाँ पे स्थित है, ठीक है, यहाँ पे स्थित है, ईस्ट में स्थित है, ठीक है, यहाँ पे ईस्ट में स्थित है। इसको अच्छे समझने पहले कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री यहाँ से केंद्रीय मानक समय लिया गया है। इसके जो है यहाँ पे आप आएंगे, यानी इसके जो है 0 डिग्री जब इधर आएंगे तो 82.5 डिग्री आपका पूरब, यानी 30 डिग्री यहाँ पे पूरब में आना पड़ेगा। जब पूरब में आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जब यहाँ पे आएंगे तो 5.5 घंटे का अंतराल हो जाता है। यानी अगर लंदन में 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे इंडिया में 5:30 बजते हैं शाम को, क्योंकि 5.5 घंटे का अंतराल है। इस समय से ये जो डिग्री का अंतराल है ना, यही समय का जो है निर्धारण करता है, क्योंकि यहाँ पे जो समय 5.5 घंटे जो है, इससे आगे जो है भारत का जो समय है 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट को समझते हैं कि क्योंकि देशांतर के प्रत्येक 4 मिनट का अंतर होता है। देशांतर में जो होता है वो ये जो अर्थ है, ये जो देशांतर रेखा खींची गई है इस टाइप से, ठीक है, ये देशांतर रेखा खींची गई है प्रत्येक अंश में, यानी अगर 1 डिग्री जो अंश एक रेखा चलती है उसमें यानी कह सकते हैं 1 डिग्री बराबर 4 जो है 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। इसीलिए क्या होता है कि लंदन से जो है लंदन से दोपहर में 12 बजते हैं तो भारत में शाम को यहाँ पे 5:30 बजते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर आपको फिर भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको फिर से डाउट क्लियर कर दूँगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है बहुविकल्पीय क्वेश्चन, यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि प्रमुख यमोत्तर का मान क्या है, प्रमुख यमोत्तर का मान क्या है। तो दोस्तों प्रमुख यमोत्तर का मान जो अभी मैंने आपको बता रहा था कि ये जो 0 डिग्री है केंद्रीय मानक रेखा, इसी को माना जाता है क्या, इसी को माना जाता है यमोत्तर माना जाता है, इसको केंद्रीय मानक समय माना जाता है, इसी को मानक यमोत्तर माना जाता है। तो ये आपको 0 डिग्री यानी करेक्ट आंसर इसमें खा होगा। प्रमुख यमोत्तर का मान जो होता है 0 डिग्री यहाँ पे आपका आता है, जिसके मानक समय लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन है शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है। जो शीत कटिबंध है वो किसके नज़दीक पाया जाता है। तो शीत जो कटिबंध है वो किसके नज़दीक पाया जाता है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है कि शीत कटिबंध ये जो रेंज है ये क्या है, ये शीत कटिबंध है। तो शीत कटिबंध यहाँ ये जो रेखा है, ये जो रेखा है ये कर्क है, ठीक है। और नीचे वाली जो रेखा है ये मकर है, ठीक है। और बीच वाली ये भूमध्य रेखा है। बीच वाली क्या है, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। ऐसे लिख रहा हूँ भूमध्य रेखा है। तो अब क्या है, ये भूमध्य रेखा है। तो अब ये शीत कटिबंध यहाँ पे है। तो ऑप्शन में पूछा है कि शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है। तो आप देख के बता सकते हैं कि ध्रुवों के नज़दीक है या विषुवत रेखा नज़दीक है या कर्क रेखा के नज़दीक है। तो किसके नज़दीक है, ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे ये कर्क रेखा है, ठीक है। ये मकर रेखा है यहाँ पे नीचे। तो भूमध्य रेखा तो जाहिर भूमध्य रेखा नज़दीक है नहीं। अगर कर्क की बात करें तो कर्क से यहाँ पे जो गैप है, यहाँ पे ये वाली गैप जो है, ये वाली गैप जो आपको इसकी दूरी जो है ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे शीत कटिबंध, यहाँ पे ध्रुवों के पास जो है शीत कटिबंध जो है पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसमें करेक्ट आंसर आपका सही होगा ध्रुवों पे का, इसमें करेक्ट आंसर होगा। देशांतर की कुल संख्या कितनी होती है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है देशांतर की कुल संख्या कितनी होती है।
तो जो अर्थ हमारी है जिसमें देशांतर रेखाएं होती हैं इस टाइप से जो खींची होती हैं वो को उसकी संख्या कुल होती है 360 डिग्री पूरा टोटल होता है। तो 360 आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है। उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है, कहाँ पे स्थित है? देखिए ध्यान से, उत्तरी ध्रुव कहाँ पे स्थित है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, ये आपका नॉर्थ है और इधर साउथ है। तो उत्तरी ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव ये हो गया और दक्षिणी ध्रुव ये हो गया। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव कहाँ पे स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है या पूर्वी गोलार्ध में स्थित है? तो भाई जाहिर सी बात है उत्तरी ध्रुव कहाँ स्थित होगा? उत्तरी गोलार्ध में स्थित होगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध, इसमें हो जाएगा जिसमें का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड किसका जाल है? तो ग्रिड किसका जाल है इसको समझने की कोशिश करते हैं पहले। ग्रिड किसका जाल है? चलिए, ये अर्थ है। ठीक है, और इसमें जो है ये आपका एक रेखा हो गई, कौन सी रेखा? अक्षांश रेखा हो गई ये। ठीक है, इसके बाद जो है ये देशांतर रेखा, ये क्या होगा? ये हो जाएगी आपकी देशांतर रेखा हो जाएगी। ठीक है, अब देशांतर रेखा, अब देखिए इसमें ये जो खाना इस टाइप से ये बना हुआ है, ऐसे जो बना हुआ है ये इसी को क्या कहते हैं? इसको ग्रिड कहते हैं। जिसमें चार लाइनें आके मिलती हैं इस टाइप से, उसे क्या कहते हैं? जैसे चौराहा टाइप का होता है ना, उससे क्या कहते हैं? उसे ग्रिड कहते हैं। तो ये जो आप, अरे सॉरी फॉर दैट, तो ग्रिड आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बनाया था इस टाइप से कुछ ऐसे। ठीक है, मिस्टेक हो गया, इस टाइप से था। तो यहाँ पे जो इस टाइप से बना हुआ था ये, इसी को ग्रिड कहते हैं। तो ग्रिड किसके द्वारा बना? एक अक्षांश रेखा, दूसरा देशांतर रेखा। तो किसकी? अक्षांश रेखा प्लस देशांतर रेखा का ये मोत्तर को ही क्या कहते हैं? ग्रिड का। इसमें सही होगा आपका ऑप्शन, जो सही होगा वो करेक्ट आंसर का सही होगा। ठीक है दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।